हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो क्लासेस है हमारा क्लास 12th के लिए 10th के लिए जो आपका एसिड जो चैप्टर चल रहा है अम्ल वाला, और मैंने कल अम्ल की परिभाषाएं बताई थी कि अम्ल क्या होते हैं, और आज मैं उनकी अम्ल के गुणों के विषय में बात करूंगा, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बात करूंगा। अम्ल हमने कल स्वाद के आधार पर पढ़े थे और कुछ रासायनिक गुणों के आधार पर हमने पढ़े। अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो हमें प्रकृति ने हमें दिए हैं खाने के लिए। जैसे हमने बताया था कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद के आधार पर खट्टे होते हैं, और अगर उसकी किसी भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो उनसे हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो आज हम उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ के विषय पर बात करेंगे कि उनके गुण क्या होते हैं। तो पहला आप यहाँ पर गुण देख रहे हैं, यानी स्वाद। हमारे जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल हमें प्रकृति ने बहुत सारे दिए हैं, मतलब हमें प्रकृति ने बहुत सारे फल दिए हैं, यानी फल जो होते हैं हमारे वो सभी खट्टे पदार्थ होते हैं, और खट्टे पदार्थ जो होते हैं तो वो अम्ल को बता रहे हैं। जैसे हम खट्टे पदार्थों में हम बात कर सकते हैं, जैसे सबसे अच्छा हमारा जो है नींबू है, संतरा है ना, और उसके बाद आपका टमाटर भी हो सकता है प्रकृति में, है ना, और आपका सेब भी होता है, वो उसमें थोड़ा खट्टापन होता है। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं सिरका है, इमली है, ये प्रकृति ने दिए हैं। मतलब इमली भी हमारी जो होती है वो खाने वाली, वो भी एक प्रकृति से ही, यानी पेड़ से प्राप्त हुई है, तो वो भी हमारी एक प्रकृति नेचर से मिली हुई है, तो इसलिए हम उसको प्राकृतिक अम्ल में कहते हैं। तो ये जो अम्ल होते हैं स्वाद के आधार पर खट्टे। और उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट हम बात करना चाहते हैं प्रकृति प्रदत्त अम्ल, यानी प्रकृति ने हमें प्रदान किए हुए अम्ल हैं। जैसे हम बात करना चाहते हैं, जैसे सेब है, सेब की बात करना चाहते हैं, तो सेब हमें प्रकृति ने, जो हमारा इंडिया का जो हमारा एक प्रदेश है जम्मू कश्मीर की जो इलाका है, और वो ठंडा इलाका होता है, उसमें सारे मतलब जो सेब जो वृक्ष होते हैं वो वहीं होते हैं। आप अन्य प्रदेशों में इंडिया के करेंगे तो वहाँ सेब जितना बढ़िया सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है जितना कि जम्मू कश्मीर में होता है। तो ये जो सेब आता है इसके अंदर मैलेइक अम्ल होता है, मैलेइक एसिड होता है। दूसरा बात है दही, इसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है दही जो हम जमाते हैं लैक्टिक अम्ल होता है। दूसरी बात इमली जो होती है, जिसको हम टार्ट्रिक अम्ल बोलते हैं। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल जो आप समझते हो, इसका बहुत सारा यूज हो रहा है हमारे जितने भी मतलब खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उनमें इसका टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सिरका हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो सिरका का CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH, ये जो है सिरके का सूत्र होता है। और इसको भी बहुत सारे हमारे जो अभी प्रचलित वर्तमान समय में बहुत सारा जो लाइक किया जा रहा है, जैसे चाउमीन आप लोग खाते हैं, चाउमीन में जो बोतल में भर करके रख लेते हैं चाउमीन बनाने वाले, और उसको उसमें यूज करते हैं इसको चाउमीन को पकाने में। दूसरा है हमारा संतरा, सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड होता है। तो ये हमें प्रकृति ने बहुत सारे अम्ल दिए हैं जो खाने के लिए। उसके बाद हम बात करना चाहते हैं खनिज अम्ल। तीसरा हमारा खनिज का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो हमारी पृथ्वी से यानी जमीन से हमें मतलब खोद करके हम निकालते हैं, और उसमें सबसे पहला हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। ये हमारी जमीन से निकाले यानी जमीनों से खनिजों से बनाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी हमारा जमीन से बनता है, और ये कई हमारे शरीर में भी बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम कोई खाना पीना खाते हैं तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब है नाइट्रिक अम्ल, NaCO3 है हमारा। NaCO3 ये भी एक बहुत ही खतरनाक एसिड है, प्रबल एसिड में आते हैं। ये हमारे जितने भी ये देख रहे हैं, ये जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, ये प्रबल अम्ल आते हैं। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ये प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि अगर हम इनको पानी में घोलें, डिजोल्व करें, तो ये बहुत आसानी से घुल जाते हैं। और दुर्बल अम्ल जो होते हैं, जिनको हम पानी में घोलेंगे तो बहुत आसानी से नहीं घुलते हैं। अगला हम बात करते हैं अम्ल की क्षारकता की बात करते हैं। किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उसकी क्षारकता कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सूत्र से देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ देख रहे हैं HCl, HNO3, CH3COOH, H2SO4 और H3PO4 दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि विस्थापनी का मतलब इस सूत्र से कितने हाइड्रोजन निकाले जा सकते हैं? 1। तो इसकी क्षारकता कितनी हुई? 1 हुई।
इसी तरीके से HNO3 से कितने हाइड्रोजन निकाले जा सकते हैं? एक। CH3COO से भी एक हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, और H2SO4 से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकाले जा सकते हैं। H3PO4 से 3 हाइड्रोजन परमाणु निकाले जा सकते हैं, जिसकी क्षारकता 3 होगी। यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कि धातुओं के साथ क्रिया। अगर हम सोडियम धातु हमारी एक होती है, सोडियम धातु हमारी जो होती है, एक मुल्तानी मिट्टी जो हमारे पुराने समय में हमारी महिलाएं बालों को साफ करने में इसका यूज करती थी, वो मुल्तानी मिट्टी की तरह होती है। और ये हमारी जो धातु होती है वो कैरोसिन में रखी जाती है हमेशा। अगर इसको हमने कैरोसिन में नहीं रखा तो ये क्या करती है कि वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है उससे ये मतलब आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ करके इससे आग लग सकती है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में हमेशा रखा जाता है। अगर हम ये सोडियम धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 से, तो ये सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इसमें से ये मैंने आज अम्लों के गुणों के विषय में बताया। और ये क्लास 10th के बच्चे इन क्लासेस के वीडियो को देख रहे हैं, वो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसको देखने के बाद ये अन्य बच्चों को भी इसको शेयर करने का कार्य करें, कि जिससे कि हाई स्कूल के जितने बोर्ड के एग्जाम जो देंगे आपका 2023 में देंगे, ये 2022 का अभी बैच स्टार्ट हुआ है। 2023 में जो हाई स्कूल के बच्चे परीक्षा में बैठेंगे उनको निश्चित तौर से इससे लाभान्वित होंगे, और हमेशा इससे होते रहेंगे इस चैनल से। तो इस चैनल का नाम याद रखें आप, JDS कोचिंग सेंटर, और अन्य बच्चों को भी शेयर करने का कार्य करें, कि जिससे कि अन्य बच्चे भी इससे उनको भी लाभ हो। पढ़ाई में 100% इसका लाभ होने की पूरी चांसेस रहेंगे।